नमस्कार, एनजीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। देश में पोरबंदर की पहचान गांधी से और दुनिया में भारत की पहचान भी गांधी से है। आज हमारे साथ पोरबंदर ने जिनको चुना है वह है। बात कुछ साल पहले की है। दिल्ली एआईसीसी हेडक्वार्टर में तात्कालिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के महासचिव मोहन प्रकाश की केबिन में एक नेता बैठा होता है और वह किसी से बात करता है कि हम पोरबंदर में महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, तब जबकि वह कुछ महीने पहले ही चुनाव हारे होते हैं। यह एक छवि अच्छी लगती है। समय का चक्र घूमता है। मैं उनके होम स्टेट में आता हूँ और वह मेरे होम स्टेट यानी मध्य प्रदेश में जाके प्रभारी के तौर पर पॉलिटिकल इबारत लिखते हैं। जी हाँ, हम बात करें गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रमुख, पूर्व नेता विरोध पक्ष और सीनियर एमएलए मध्य प्रदेश के सह प्रभारी अर्जुन मोढवाडिया से। एनजीएन में आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। क्या कहता है मध्य प्रदेश? देखो, मध्य प्रदेश में तो जनता ने 2018 में ही एक मैंडेट दिया था कांग्रेस को सरकार बनाने का, और हमने सरकार बनाई और बहुत ही अच्छी तरह से कमलनाथ की अगुवाई में ये सरकार चलाई भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश में जो एक खरीद फरोख्त की नई राजनीति शुरू की, उसकी वजह से कर्नाटका से लेकर गोवा और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से लेकर बहुत सारे स्टेट वो ले गए। इसी तरह ही ये हमारे मध्य प्रदेश के स्टेट भी उन्होंने जनता का मैंडेट लूट कर ले गए। और जो लूट खरीद फरोख्त करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया था वो भ्रष्टाचार करके वो सरभर कर रहे हैं आज के दिन में। आज वहाँ पूरा नेतृत्व शायद दशकों के बाद एक होकर भाजपा को हराने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में, राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी के नेतृत्व में, और इस दफ़ा ये चुनाव में वहाँ थम्पिंग मेजॉरिटी से जैसी तरह कर्नाटका में जीत हुई वैसी ही जीत यहाँ होगी। ये मेरा पूरा भरोसा, मैंने जो जनता से मिलकर आया हूँ, कार्यकर्ता से मिलकर आया हूँ, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। सिंधिया जी तो गुजरात में कांग्रेस के लिए कैंपेन करने आते थे, आपके लिए कैंपेन करने आते थे, सिंधिया जी चले गए। देखो, ये जो अपॉर्चुनिटी की राजनीति है वो जनता को सब मालूम है कि अब तक यहाँ कैंपेन करने आते थे तो वहाँ क्यों गए। सवाल तो था सत्ता का कि यहाँ वो पूरा स्टेट कैप्चर करना चाहते थे और इसके लिए छोटे छोटे लोगों को वो बढ़ावा देते थे। लेकिन जाने के बाद जो लोकल बॉडीज़ का चुनाव का रिजल्ट जो सामने आया, ग्वालियर हम 53 साल के बाद, 53 इयर्स के बाद ग्वालियर जीते, वो भी सिंधिया जी के जाने के बाद। उसका मतलब क्या है कि जनता नाराज है, जनता ने ये स्वीकार नहीं किया है। पूरे प्रदेश के, पूरे देश में कांग्रेस में उनका सम्मान था। आज वो सिर्फ एक मिनिस्ट्री तक वो सीमित हो गए। वहाँ फेस नहीं है कोई, वहाँ तो एक ही मोदी जी का फेस चलता है और किसी का नहीं। यहाँ तो वो फेस थे, चले गए, वहाँ फेस उसका ख़त्म हो गया। ग्वालियर में उसका फॉलोइंग ख़त्म हो गया। उनकी जगह पे आज जो गए हुए लोग हैं वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दरवाजे पर उनकी क्यू लगी है। लेकिन उनको सबको ये सूचना दी जाती है कांग्रेस में आना है, वेलकम, लेकिन पहले अपने डिस्ट्रिक्ट यूनिट है उनकी सहमति लाओ, उनके बाद ले आते हैं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में तो बीजेपी से भी कांग्रेस में लोग आ रहे हैं ना। कैलाश जोशी के बेटे आए, तो ये भी तो दल बदल ही है ना। नहीं, ये क्यों आए? बात यह है कि अब आज के दिन में तो हमारे पास पावर नहीं है। वहाँ कुछ ऐसा लगा होगा, मान लीजिए कि यहाँ आप वहाँ प्रदेश वहाँ भाजपा में आप एमएलए है, एमपी है और उनके बाद यहाँ आते हैं तो अलग बात है।
और यहाँ हम शासन में है, मिनिस्टर बनने के लिए आते हैं तो अलग बात होती है। यहाँ तो ऐसा है नहीं। आज के दिन में तो लड़ाई लड़ना है, लड़ाई सिर्फ भाजपा से लड़ना है ऐसा थोड़ा है। या मध्य प्रदेश की पुलिस से, मध्य प्रदेश के शासन से, उसकी गुंडागर्दी से, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, सब लोगों से सामने लड़ाई है, मीडिया से, सबसे, सबके साथ। तो यहाँ इसलिए आते हैं कि वहाँ हताशा है, कुछ नहीं है, लूटपाट की राजनीति के सिवा कुछ नहीं रहा, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ दिखाई देता है कि यहाँ कांग्रेस में जनता की आवाज़ सुनी जाती है और वो जनता के प्रतिनिधि है, तो जहाँ आवाज़ सुनाई देगी वहाँ जाएंगे, और जिसको सत्ता चाहिए वो वहाँ जाएंगे, पैसा चाहिए वो वहाँ जाएंगे। तो ये जनता की आवाज़ बनकर आए कोई भी तो स्वीकार्य है। यहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी एक बड़ा मुद्दा थी, अब तो मध्य प्रदेश में गुट ही नहीं बचे। नहीं, अभी गुट ही नहीं बचा। मैं वही कहता हूँ कि सब लोगों, देखो हाईकमांड तब तय करे कि आप नेता है, वो तो सही है, उनका अधिकार है, लेकिन हाईकमांड के साथ साथ नीचे वाला नेतृत्व भी कहे कि नहीं आपकी बात सही है, कमलनाथ के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, तो बहुत बड़ी बात होगी। आप गुट नहीं रहा, सब लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़ते हैं। मध्य प्रदेश के 3 सबसे बड़े मुद्दे क्या है? सबसे बड़े मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, महंगाई के, बेरोजगारी के। ये 3 सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ, और ये मुद्दा ही भाजपा के सामने आ रहा है। ये तो कॉमन इशू है अपोजिशन है स्टेट में, ये 3 मुद्दे के ना सही है, भ्रष्टाचार जहाँ भाजपा का रूल है वहाँ सही है यहाँ, लेकिन कांग्रेस के राज में ये नहीं है। हमारे यहाँ आप राजस्थान जाइए, कर्नाटक जाइए, हिमाचल जाइए, हिमाचल जैसा गरीब स्टेट 500 रुपये में सिलेंडर देता है, भाजपा के राज में 1100 रुपया है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कल ही शिवराज सिंह ने कहा कि हम 450 में सिलेंडर देंगे। नहीं, वो सिर्फ जो बीपीएल परिवार है उनको दिया है, हम तो सबको लोगों को देते हैं। हम महिलाओं को महिला सम्मान योजना वहाँ लाए, यहाँ युवाओं के लिए भी हम योजना लाए वहाँ, उसको भी रोजगारी भत्ता से लेकर, और जो पद खाली है, पद खाली जहाँ हमारी सरकार है वहाँ हमने फिलअप करने का पूरा कर दिया। आज देखो राजस्थान देश का मॉडल स्टेट बना है, कर्नाटक उनकी ओर जा रहा है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी जो भाजपा ने निकाल दी, हमारे जो जितने भी स्टेट है वो वापस ला रहे हैं। महंगाई हम कम कर रहे हैं, बेरोजगारी हम कम कर रहे हैं। उनकी सरकार आती है तो महंगाई भी बढ़ा देती है। हाँ, उनकी सरकार में सबसे ज़्यादा मज़ा पॉलिटिकल जो भाजपा के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा फायदा है, या बड़े उद्योगपति को है। इवन उनके कार्यकर्ता गरीब जो है उनको भी फायदा नहीं है कोई किसी का, सिर्फ मजदूरी करनी है, उनको कहीं शासन नहीं मिलेगा, न एमएलए की टिकट नहीं मिलेगी, न किसी की, उसको तो सिर्फ जो कुर्सी है वो उसकी साफ सफाई करनी है, पर्दे पोस्टर लगाना है, शासन में आना है तो बाहर से लाकर किसी को बैठा देते हैं। तो तंग आ चुके हैं सब लोग। मध्य प्रदेश के पत्रकार कहते हैं कि मालवा निर्माण में पूरा चुनाव गुजरात लड़ रहा है, कांग्रेस से आप हैं, बीजेपी ने 22 एमएलए भेज दिए हैं। देखो ये जो मैं तो सिर्फ जो बहुत हमारी जो वीक सीट है उसकी देखभाल कर रहा हूँ, बाकी तो हमारे जो एआईसीसी के सेक्रेटरी इंचार्ज। लेकिन वीक सीट से ही तो रिजल्ट आएंगे, तो सही नहीं सही है, लेकिन वो मेरा काम बहुत लिमिटेड है। बाकी का जो है पूरा जो प्रभार दिया हुआ है, जिला में भी गुजरात से और गुजरात महाराष्ट्र से भी आए हुए लोग हैं। ऊपर के नेतृत्व में एआईसीसी के जो महासचिव है सुरजेवाला जी, उसके नीचे जो सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, वो सभी आज के दिन में काम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल, आप सहकायब बनाते हैं, बाद में सहकायब आपकी टूट जाती है, वापस सहकायब बनाएंगे फिर नहीं टूटेगी, इसकी गारंटी क्या? देखो ये कर्नाटक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लोग इतनी भारी मात्रा में बहुमति देंगे कि कोई तोड़ने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। आज कर्नाटक में हिम्मत कर ले वो, हिमाचल में हिम्मत कर ले वो, राजस्थान ये हमारे यहाँ आएंगे। राजस्थान में तो टूटते बची, वो तो गहलोत जी कहते हैं। हाँ, तो बस नेतृत्व मजबूत था, और राजस्थान में परंपरा नहीं चली। गहलोत साहब पहले से कहते हैं कि ये राजस्थान का संस्कार नहीं है
लेकिन ये संस्कार तो मध्य प्रदेश के भी नहीं थे। नहीं, ये संस्कार भाजपा लाए, लेकिन वहाँ सक्सेस नहीं हुए। और यहाँ भी इतनी बड़ी मात्रा में हमें सीट मिलेगी कि भाजपा की हिम्मत ही नहीं करेंगे कभी। इतनी बड़ी मात्रा में इस दफा चुनाव में बहुमत मिलेगा। अब गुजरात वापस आ जाते हैं। गुजरात में कांग्रेस लूट गई, 24 में क्या? देखो, हर चुनाव में मुद्दा अलग अलग रहता है। ये 24 में राष्ट्रीय मुद्दा है और ये राष्ट्रीय मुद्दाओं का प्रभाव गुजरात में बड़ी भारी मात्रा में पड़ता है। 2002 में हम चुनाव हारे थे और उस समय मोदी जी का स्लोगन था कि एक भी कांग्रेसी बच्चों को मैं पार्लियामेंट में नहीं जाने दूंगा। ये इन्वर्टेड कोमा में उनका रिस्टोरिक था। लेकिन 12 एमपी यहाँ से गए 26 में से, और उनकी वजह से सरकार बनी। 2009-7 में फिर से हम असेंबली हारे। 2009 में फिर से पार्लियामेंट आई और हम 11 सीट फिर से यहाँ से गई और वहाँ सरकार बनी। तो ये अलग अलग मुद्दा अलग अलग समय पर होता है। हम आज के दिन में 26 में से एक सीट नहीं जीते हुए, लेकिन ये 2004 और 2009 का पुनरावर्तन गुजरात में होगा और यहाँ इंडिया की सरकार दिल्ली में बनेगी। ये किस तरह से होगा? संगठन की बात कीजिए, संगठन है नहीं। सबसे ज़्यादा इतिहास में सीटों में आपकी जमानत जब्त हुई। जो सत्ता लोग जीते वो ज़्यादातर इंडिविजुअल पावर में जीते, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बीजेपी का मिशन 5 लाख है, जीतने का सवाल नहीं है। 26 की 26 सीटें वो 5 लाख से जीतने का दम भरते हैं। तो ये गैप तो बहुत बड़ा है ना। देखो, गैप तो मैंने पहले कहा वो भी बड़ा था, इतना बड़ा था, इससे भी ज़्यादा बड़ा था। वोट कई एरिया में तो हम मीन्स अकाउंट कई डिस्ट्रिक्ट में नहीं खुल पाए थे। वही डिस्ट्रिक्ट से हम पार्लियामेंट जीते। ये दाहोद से लेकर खेड़ा तक कहीं भी नहीं, लेकिन हम दाहोद भी जीते, खेड़ा भी जीते। और ये आपको बात बताऊं कि ये साइकिल है, दुनिया में चलती रहती है। हम भी एक ज़माने में 148 सीट जीते थे 1985 में, लेकिन 90 में हम 32 पे आ गए थे। लेकिन उसके बाद उभर के बाहर आए और इसी तरह इस दफ़ा भी 17 सीट जीती है। ये वोट बंटवारे से जीती है, भाजपा जीती है, अपनी ताकत पर नहीं जीती। आपको बताऊं मैं कि हम कभी भी 35% से कम वोट नहीं लाया आज के इतिहास में। इस दफा क्या हुआ कि एक नई पार्टी जिन्होंने बीजेपी की बी टीम का रोल अदा किया और 13% वोट आम आदमी पार्टी ले गई। हम 27% वोट लाए। 40% वोट जो एंटी बीजेपी वोट था उसमें डिवीज़न हुआ। उनको सीट तो सिर्फ 5 आई और वो भी हमारी कई गलतियां हो गई उससे आई। उसमें 2-3 तो आपके ही लोग हैं। आप सही है, वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में से वहाँ गए। इसकी वजह से वो इतनी सीट आई, 5 भी नहीं आने वाली थी। लेकिन ये 13% की वजह से हम 55 सीट हार गए। तो ये है माहौल ये अभी। और ऐसा ही हुआ था जब लोकल बॉडीज चुनाव हुआ था, तब हैदराबाद की दूसरी बीजेपी की बी टीम MIM आई थी और उन्होंने हमारी जो अर्बन सीट थी, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर 2 और म्यूनिसिपल गोधरा और मोड़ासा, बहुत नुकसान किया हमने। उनको ऐसा लगा कि अभी ज़्यादा नुकसान करेंगे हम बीजेपी को मदद करने के लिए। तो MIM ने, ये ओवैसी जी ने फिर से भाई बहुत सारी जगह सीट उम्मीदवार खड़ा किया, लेकिन कहीं भी अपनी जमानत नहीं बचा सके। लेकिन वो लोग तो आपके ही है ना। नहीं, हमारे लोग में असेंबली देखो जो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, उसकी बी टीम बने,
उनको मालूम है कि हमारे एक भी उम्मीदवार जीतने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी को मदद करने के लिए वो खड़ा रखते हैं। और ऐसा ही हुआ। हिस्ट्री है कि बिहार में उन्होंने कितनी सीट हराई थी, महाराष्ट्र में कितनी सीट हराई थी, गुजरात में लोकल बॉडीज में चुनाव है, बाद में कभी नहीं जीतेंगे। अभी लोग पहचान गए कि वो क्यों आए हैं, एक दफ़ा आ जाता है। इसी तरह अभी ये भी आम आदमी पार्टी की भी उसके ऐसे ही हुआ, दूसरी दफ़ा नहीं जीतेंगे यहाँ से। लेकिन मध्य प्रदेश में भी तो ये दोनों टीम है। नहीं, मध्य प्रदेश में उसका कहीं केजरीवाल कल भी गए थे, उनकी सभा भी हुई। अभी देखे तो बहुत देर। इंडिया में आपके हिस्सेदार भी हैं। देखो, ये बात अलग है, ये स्टेट का इलेक्शन है। स्टेट का इलेक्शन में स्टेट की लीडरशिप भी होनी चाहिए। आज आप जो केजरीवाल है, उनका एक भी आम आदमी पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट कौन है उसका नाम भी आप नहीं ले पाएंगे वहाँ। जब को आपको कांग्रेस का नाम दिया जाएगा तो कांग्रेस को में से आपका तो ठीक है, खुद का होम स्टेट है, लेकिन आपका होम स्टेट ना हो तो भी आप वहाँ के 50 नाम गिनवा सकते हैं, लेकिन उनका एक नाम भी आपके पास नहीं होगा। इसलिए ये बात जो है वो कहीं नहीं चलेगी इस दफा। लेकिन गुजरात में बात करें तो गुजरात में उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनने पब्लिकली ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के कि पार्लियामेंट हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। आप कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट होके कहते हैं वो बीजेपी की बी टीम है, तो ये कौन सा? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैंने कहा कि ये उन्होंने रोल किया। ये जो यहाँ का स्टेट का असेंबली का चुनाव था उसमें ये रोल किया उनका। उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, ये कौन कहने वाले और मैं ये कौन कहने वाला, ये तय तो हमारा नेतृत्व करें। लेकिन नेतृत्व कुछ भी तय करे, यदि जमीन में स्टेट लीडरशिप के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं है तो वो जमीन में कैसे? नहीं, मैं आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर दे आप जो चीज़ की बात कर रहे हैं, मुझे कोई उससे तकलीफ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। आपकी तरह मैं भी उसके साथ बैठता था जब पत्रकारिता में थे तब, और आज भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है उनसे। सवाल ज़मीनी ताकत किसके पास है ये है, और ये बात तो खुल के कहना चाहिए, ज़मीनी ताकत किसके पास है। कांग्रेस के आज भी आप देखेंगे एक गांव नहीं होगा, एक स्ट्रीट नहीं होगी। ये स्ट्रीट में भी देखो, यहाँ बहुत भारी मात्रा में बीजेपी जीतती है, लेकिन ये स्ट्रीट में जाएंगे तो 5 लोग आपको बोलेंगे कि हम कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन जो पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ या आप पूछ रहे हैं मैंने, उसके बारे में पूरे गांव नहीं, पूरे ब्लॉक, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं आपको कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। ये जमीनी हकीकत है। कांग्रेस का एक बड़ा लीडरशिप का तबका ये मानता है कि 5 साल हम संघर्ष करते हैं, हमारी पीढ़ियां बीत गई, हम कभी कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं लड़े, ऐसे में आम आदमी पार्टी को हम सीट क्यों दें? और यदि हमारा लीडरशिप देता है तो वो क्यों देता है? देखो, ये जो और तो की बात है वो असेसमेंट करके तय करेंगे। उसके बारे में मैं यहाँ न मैं सक्षम हूँ, और उसके आप कोर कमेटी के मेंबर हैं, आप पीसीसी चीफ थे, आप सीएलपी थे, आप जिसका नाम कह देते हैं कि मैं एलओपी नहीं बनूंगा तो दूसरा बन जाता है, आप कहते हैं सच? नहीं, ये बात सही है, ये तो गुजरात की बात है। ये बात इंडिया की जो पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठी है वो तय करेंगे, और वो जो भी तय करेंगे उसमें हम सहमत होंगे। अर्जुन मोढवाडिया निजी तौर से गुजरात में आपके साथ गठबंधन के पक्ष में है या नहीं? नहीं, मेरा पक्ष में होने ना होने का सवाल ही नहीं। क्यों नहीं? आप लीडर हैं, अंत में हाईकमान तो आप लोगों से भी पूछेगा ना? पूछेगा तब हम कहेंगे जरूर, जो भी हमारी बात है वो कहेंगे, उसमें कोई सवाल ही नहीं। दरवाजे खुले हैं अभी किसका? अरे मेरे गठबंधन का? नहीं, गठबंधन का दरवाजा नहीं, गठबंधन करने के लिए तो वहाँ तैयारी हो चुकी है। लेकिन मुझे क्या कहना है या हमारी पार्टी को क्या कहना है, वो जहाँ जो उचित फोरम है वहाँ बताएंगे जो कहना है वो। ये डिप्लोमेटिक आंसर है, जबकि ये बड़ा खुल के बोलते हैं। आप मोदी अमित शाह के खिलाफ बड़े अच्छे शब्द लाते हैं, गुजरात में दूसरा लीडर नहीं लाता। सीबीआई ईडी का डर नहीं है? देखो, जंगा बिल्ला, काली दाढ़ी सफ़ेद दाढ़ी। देखो, ये मैं उस समय की बात है जब मैं गुजरात प्रदेश का अध्यक्ष था, जब मैं लीडर ऑफ ओपोजिशन था।
उस समय की बात है। उस समय मोदी जी और मैं, वो उसके पार्टी के लीडर थे, मैं अपनी पार्टी का लीडर था। अभी वो यहाँ से प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी मेरा रोल ये नहीं है, मेरा रोल आज भी गुजरात में सीमित है। इसलिए जो भी मैंने कुछ बोला है उस समय और आज भी कभी कभी बोलता हूँ, तो ये कोई पर्टिकुलरली उन पर ही बोला जाता है ऐसा नहीं है, उसके आगे पीछे का रेफरेंस भी दिखना चाहिए। मैंने एक दफ़ा ये कहा कि मोदी जी हर दफ़ा प्रधानमंत्री को चुनौती देते थे, मेरे सामने आ जाइए डिबेट में, आमने सामने आ जाइए, आमने सामने आ जाइए। मोदी जी उस पर समय मुख्यमंत्री थे और ये वर्ल्ड लीडर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आज भी देश में जो जिंदा पॉलिटिशियन है उसमें इतना रिस्पेक्टेड, इतना लर्नेड पॉलिटिशियन या प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आप भी स्वीकार करेंगे, सब लोग स्वीकार करेंगे। वो एक चीफ मिनिस्टर के सामने डिबेट करने के लिए क्यों आ जाए? डिबेट करनी है तो उस समय प्रधानमंत्री जी के सामने सुषमा स्वराज जी थी, अडवाणी जी थे, वाजपेयी थे, वो करें, वो वहाँ पार्लियामेंट में करते हैं। तो मैंने कहा ये बात हुई कि भाई एक बंदर नीचे खड़ा है, ऊपर खड़ा है, मीन्स एक झाड़ पर बैठा हुआ है, नीचे लायन खड़ा है, और को लायन कह दे कि लायन को कह दे बंदर कि ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ। अरे लायन धरती का राजा है, वो ऊपर थोड़ा जाएगा बंदर से लड़ने के लिए। तो ऐसी मुफलिस बात नहीं करनी चाहिए मोदी से। तो लोग मानने लगे कि मैंने मोदी को जी को ये बंदर कहा था। मैंने नहीं कहा था, मैंने तो एक जो कहानी थी वो कहानी सुनाई थी कि बंदर ऊपर झाड़ पे बैठकर कोई मेरे सामने आ जाए तो कि वो उससे बहादुर नहीं हो जाता, जंगल का राजा लायन ही रहता है। आपके एक और साथी कहानी सुनाते थे, खूब यूट्यूब में घुमा, आजकल बीजेपी में चले गए। हाँ, मिनिस्टर बने पिछली बार। उनका वो दोस्त भी कहाँ है पता नहीं। नहीं, वो हमारे जवाहर चावड़ा थे। हाँ, आज भी साथी थे भाई। हमारे साथी थे, आज भी मेरा दोस्त है। उसके परिवार से आज भी मेरी अच्छा रिश्ता है। वो बताते थे, एक जो बहुत ही एक थोड़ा मनोदिव्यांग एक सज्जन था बाटवा में, उसका नाम नंदा था, और वो जवाहर के भी दोस्त थे। हम इसी तरह ऐसे लोगों को दोस्ती, जवाहर का भी दोस्त रहा करता था। तो वो हर दफ़ा जवाहर जब बाटवा में जाए तो कहता था कि भाई मुझे ज़रा गांठिया खिलाइए। खिलाता था, मदद भी जवाहर भाई करते थे। अच्छा, गाठिया गुजरात की मोटी नमकीन होती है। हाँ, नमकीन होती है, खिलाते थे। और बाद में बोलता है कि पैसा जितना भी चाहिए, 5 करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ जितना भी चाहिए, तो बैंक के टाइम पे आ जाना, मैं चेक लिख दूंगा। नंदा इसी तरह बोलता था। और ये हर दफ़ा ये कहानी चलती थी कि जितना आपको बड़ी कार लेनी है, प्लेन लेनी है, जो भी हो। तो उन्होंने कहानी ये सुनाई थी उस समय कि भाई ये नंदा एक दिन उसका देहावसान हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण। मुझे दुख हुआ, ऐसा जवाहर भाई ने कहा था। और लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे नंदा की जो कमी है महसूस नहीं होगी, क्योंकि अभी देश में नरेंद्र भाई हैं। तो ये कहानी उन्होंने तो विधानसभा में भी कही थी, बाहर भी कही थी। लेकिन वो बीजेपी में चले गए ना। हाँ, वो बीजेपी में चले गए। ये आपके दोस्त भाग क्यों जाता है बीजेपी में? देखो, क्या बहुत सारे, ये जो भगदड़ का दौर चालू हुआ, आपने अभी मध्य प्रदेश को कहा, ये तो गुजरात से ही चालू हुआ ना। सही, देखो, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता सिंबल को वोट देती है। मैं पोरबंदर से चुनाव लड़ा, जनता ने मुझे, अर्जुन मोढवाड़िया को सिर्फ वोट दिया ऐसा नहीं है, अर्जुन मोढवाड़िया को भी दिया होगा, ऐसे देने वाले भी होगा, लेकिन सिंबल को भी मानने वाले हैं लोग। तो ये भाजपा ने ये राजनीति शुरू की है
और ये उसका परिणाम उसको ही भुगतना पड़ेगा एक दिन, जिस तरीके से खरीद फरोख्त की राजनीति है। और आप जब तक कांग्रेस में या विपक्ष में हो तो आप देशद्रोही हो, आप भ्रष्टाचारी हो, आप करप्ट हो, से लेकर गुंडागर्दी करने वाले बहुत सारे। लेकिन भाजपा में गए, वॉशिंग मशीन में डाला, बाहर आया और दूध जैसा पवित्र बन गया। भ्रष्टाचार का आरोप खत्म, आप बलात्कारी का आरोप है तो खत्म, आपके पास कितना भी धन, काला धन, धोला धन जो भी आया वो सभी 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 सफेद हो गया। ये जो राजनीति है वो बहुत खतरनाक है। देखो, एनसीपी में शरद पवार पर तो किसी ने आरोप नहीं लगाया अभी तक, आज के दिन में भी नहीं है। मोदी जी के अलावा नहीं, मोदी जी ने भी शरद पवार को कभी आरोप नहीं लगाया, कभी उनके पर नहीं लगाया। आरोप था अजीत पवार पर, जांच भी उन पर चल रही है आज के दिन में, आज भी जांच वहां चल रही है, जांच भी बैठाई गई, ईडी भी थी, सीबीआई भी थी, इनकम टैक्स थे, सब थे। लेकिन पहली दफा 24 घंटे के लिए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने तो इंक्वायरी खत्म कर दी जो उनकी भ्रष्टाचार की। बाकी ईडी वगैरह का जो जांच थी वो फिर से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने तो खत्म हो गई। ये कहाँ की राजनीति है? अगर ऐसा ही करें आप, देश में करते रहेंगे, तो जो महात्मा गांधी का ये देश था, आपने जो कैरेक्टर पढ़े हैं, जो आज़ादी के संग्राम के जिन्होंने लड़ाई लड़ी, मोदी जी और मेरी तरह वो गरीब नहीं थे उस समय, उस जमाने सुभाष चंद्र बोस। हाँ, वो पूरा फ्रीडम मूवमेंट इलीट क्लास ने, हाँ, ये कोई हाईली एजुकेटेड लंदन। उन्होंने इलीट के लिए भी कुछ नहीं किया जो आज मोदी जी करते हैं। वो इंडस्ट्री के लिए उन्होंने नहीं किया कुछ, जरूर लाया इंडस्ट्री के लिए, लेकिन टाटा का इंडियन एयर इंडिया है, टाटा को दुखी करके उन्होंने ले लिया था। आज मोदी जी ने उनको दे दिया, ऐसा नहीं किया था उन्होंने। ये जो है, आज मैं बताता हूं, आप कर्मशः जाइए, जो सरदार पटेल का घर है, आज तक ये घर जैसा आज भी करमसद में घर नहीं बना है, ऐसा घर है। पोरबंदर में जाए, महात्मा गांधी का घर है, ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा। इलाहाबाद में जाइए आप, जवाहरलाल नेहरू का आनंद भवन जैसा घर नहीं मिलेगा आपको। ऐसे संपन्न लोग थे, ये संपन्न लोग थे, लेकिन जनता के लिए उन्होंने फकीरी पसंद कर ली। और एक ऐसी पीढ़ी आई देश में कि जो समर्पित थे। उन्होंने जो उस समय थे, तो ये जो जमीन, जो हमारी ज़मीनें थी, ज़मींदारों के पास थी, पूरे देश की ज़मीन 5-10 हज़ार लोगों के पास थी, वो ज़मीन लेकर गरीब किसानों को दे दी। ये उसमें उनको ज़मीन नहीं मिली। हमारे सौराष्ट्र के ढेबर भाई थे, वो उसके ससुराल पक्ष में वो बड़े ज़मींदार थे, अलिया और बाड़ा के। 6000 एकड़ के वो मालिक थे। उसके पत्नी, उनके संतान नहीं थे, पत्नी जो ढेबर भाई की पत्नी थी, उसको ये मिला था, ज़मीन मिली थी, गरीबों के बीच में बांट दी सबके साथ। ये पीढ़ी थी। और आप कैसी पीढ़ी ला रहे हैं देश में, देश आपको माफ़ नहीं करेगा। आप ऐसी पीढ़ी लाइए जो गरीब है, जनता को कुछ देना चाहता है। ये तो सब लेकर आए और यहाँ उसको नहीं रहना देना है, इसलिए आप अपनी पार्टी में ले जाए। कितनी भर्ती करोगे? आप यूथ कांग्रेस से राजनीति में आए, इंजीनियर हैं, पछतावा नहीं होता कभी कहाँ आके फंस गए? नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं होता। जिस तरह से पॉलिटिक्स में चेंज। सोफा सेट पर बैठा हूँ, ऊपर फैन पल रहा है, बत्ती जल रही है, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, साफ सुथरे कपड़े मैंने पहने हैं। ये मेरे पास, मैं जब तक पढ़ाई पूरी की तब तक मेरे पास उसमें से कुछ नहीं था। मेरे गांव में बिजली नहीं आई थी, रास्ता नहीं था। मुझे मेरे पिताजी ने, मैं 8वीं स्टैंडर्ड पे आया, उस समय 150 रुपये की साइकिल दे दी थी
मुझे लगा था कि मैं जेट प्लेन में बैठा हूँ। तो मुझे बहुत दिया है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। सचिवालय में जाइए तो एक पूरा कांग्रेसी मोहल्ला है विधानसभा में, बलवंत भाई से लेके कुंवर जी हलपत, जागव जी पटेल। कभी बातचीत होती है कि नहीं, क्यों सबके साथ बातचीत होती है, कोई राजनीति में थोड़े कोई दुश्मन होते हैं। नहीं, तो ये कभी संभावनाएं हैं घर वापसी की संभावनाएं? नहीं, ये आज के दिन में कोई सवाल ही नहीं उठता, ये चर्चा भी नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है उसमें। सबके साथ सब है वहाँ। आज बीजेपी में है, मैं कांग्रेस में हूँ, बस इतना ही है और कुछ नहीं। नहीं, एक पॉलिटिकल वर्कर जो होता है वो खाली एमएलए एमपी नहीं होता ना, उसका एक आइडियोलॉजिकली ब्रेन वॉश होता है, वो एक सिस्टम से तैयार होता है, एक दूसरी आइडियोलॉजी में जाए तो वो दोनों आइडियोलॉजी तो क्लैश होती है ना सर। नहीं, क्लेश वहाँ क्या होती है, मैं वहाँ का ऑब्जर्वर नहीं हूँ। नहीं, ऑब्जर्वर का सवाल नहीं, जब दोस्ती की बात कुंवर जी हलपत ही मुझे निजी तौर से कहा था कि वो सेवा दल में थे, आप प्रेसिडेंट थे, उनको सस्पेंड करने की तैयारी थी, आपने उनको टिकट दी, एमएलए बनाया, तो वो चीज़ें तो होती है। देखो, ये तो जब कांग्रेस में थे सेवा दल का आदमी, सेवा दल तो कांग्रेस का एक तरह से वैचारिक पौध है ना, वो बीजेपी में कैसे एडजस्ट होगा? नहीं, देखो, ये कैसी तरह एडजस्ट होंगे वो तो उनको सवाल करना चाहिए। मैं आज उनके बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता। आज वो बीजेपी में है, बीजेपी के मंत्री है, मैं कांग्रेस में हूँ, ऑपोजिशन में हूँ, और मैं मेरा जो ऑपोजिशन का रोल है मैं अदा करूँगा। वो जो रोल है मुख्यमंत्री से लेकर उसका मंत्रिमंडल, उसके सभ्यों का, वो करेंगे। गुजरात को जब हम देखते हैं आंकड़ों में तो दो गुजरात दिखता है, एक होल्डिंग का गुजरात दिखता है, एक जो पार्लियामेंट में आंकड़े पेश होते हैं वो गुजरात दिखता है। जो दूसरा गुजरात है वो बहुत पीछे है, एट द लीडर, एट द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें फेलियर दोनों है, कांग्रेस का भी लंबा शासन था, बीजेपी का भी लंबा शासन है। एक पीढ़ी जो है जिसने कांग्रेस देखी है, हमारी पीढ़ी तो यहाँ 30-32 साल वाले तो कांग्रेस देखे भी नहीं है। देखो, आज के दिन में क्या है, जब हमने 1990 में शासन पहली दफ़ा छोड़ा, उस समय हमारा स्टेट हर क्षेत्र में देश से आगे था। आप उस समय के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लो, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, हाउसिंग से लेकर रोड कनेक्टिविटी, 100% बिजलीकरण, शिक्षा, हेल्थ फैसिलिटी से लेकर सब में हम आगे थे उस समय। साथ साथ हम इंडस्ट्री सेक्टर में, व्यापार में और कॉमर्स में भी, गुजरात वैसे भी बिजनेस लैंड नहीं, उस समय हम सबसे नंबर 1 थे। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में हम नंबर 1 पर आ गए थे 1985 में। सबसे ज़्यादा जीआईडीसी थी। 90 से बाद थोड़ा सा पीरियड हम बाद में 95 तक कांग्रेस पार्टी में रहे, वहाँ तक ठीक था। हम शेयरिंग करके चिमन भाई आ गए और हमने सरकार फिर से बनाई। लेकिन 95 के बाद जो इंडस्ट्री थी उसका आगे बढ़ाने का काम ये सरकार ने किया, लेकिन बाकी का जो तबका छूट गया, वो भी मैं आपको बता दूं, उस समय हम नंबर 1 थे। आज हम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 पे नहीं है। आज महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे बहुत सारे और स्टेट भी आगे निकल गए हमसे। उस समय तो हम नंबर 1 पे थे, आज नहीं है। इसलिए हम कहीं आगे नहीं बढ़े। जो तबका छूट गया था 1995 के बाद, वो तबका तो वहीं का वहीं है। कुपोषण इतना है, गरीबी इतनी है, शिक्षा का अभाव वहाँ इतना है, और वहाँ उसकी जीवन जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए आप इंडस्ट्री को, आपका मकसद क्या है इंडस्ट्री लाने का? कि वो लाओ और उसमें उनको रोजगारी मिले, उनमें से इनकम हो तो उनका घर बने, उनको बिजली मिले, उसको पानी मिले। लेकिन कुछ नहीं किया, सब इंडस्ट्री को फ्री दे दिया। और ये गरीब लोगों को आप न फ्री राशन पूरा देते हैं, बिजली का सब जगह फ्री मिलती है, यहाँ बिजली भी फ्री नहीं,
पानी भी फ्री नहीं, कुछ फ्री नहीं। गुजरात का जो एक मिडिल क्लास है, खासतौर से उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र का, वो करोड़ रुपया खर्च करके इनलीगल अमेरिका कनाडा किसी भी तरह से जाना चाहता है, जिंदा या मुर्दा। ये क्या है, पलायन की इतनी प्रवृत्ति क्यों है? ये जो क्वालिटी रोजगार है हमारे पास नहीं है। मैंने अभ्यास किया क्यों जा रहा है। आज सरकारी नौकरी लिमिटेड है, वो भी पद खाली है। वहाँ पढ़ा लिखा है युवा, इंजीनियर है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, एमबीए है, लेकिन रोजगार कहाँ से लाए। और जो टेक्नीशियन है, पहले ये था कि जो लेबर लॉज की वजह से आपको जो कारखाना में नौकरी कायमी मिलती थी, लेबर लॉज ख़त्म कर दिया, वहाँ भी नौकरी चली गई, हायर एंड फायर आ गए। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ गए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की छूट दे दी। कारखाना आप चलाते हैं, लेबर सप्लाई मैं ही करता हूँ, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं उसमें। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक क्वालिटी रोजगार चला गया। पूरा अहमदाबाद 80 मिल थी यहाँ, टेक्सटाइल मिल, और एक मिल में एवरेज 5000 लोग काम करते। हाँ, यस, इंडिया का मैनचेस्टर माना जाता था। लोग टीचर्स की नौकरी छोड़कर यहाँ टेक्सटाइल में लेबर काम करने के लिए आते थे। इसलिए आते थे कि वहाँ टीचर से दुगुना पे स्केल अच्छा था। आज के दिन में कोई कारखाना में पे स्केल जैसा है ही नहीं, हायर एंड फायर। तो ये क्वालिटी रोजगार के लिए वहाँ जाते हैं। आज वहाँ जाते हैं, अपने अमेरिका की बात करते हैं, हमारे यहाँ से इंग्लैंड में बहुत चाहते हैं, यूके में बहुत चाहते हैं। कनाडा नया डेस्टिनेशन बना। हाँ, कनाडा नया डेस्टिनेशन बना हुआ, सही है। तो 1 घंटे का यूके में 15 पाउंड मिलता है। 1 पाउंड का 1 घंटे में 15 पाउंड देते हैं। मीन्स कितना हुआ हमारी करेंसी में? 1500 से 1600 रुपीस हुआ। 1600 रुपीस 1 घंटे का हो गया। तो लोग जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मैं उसको दोष नहीं देता। हम क्या देते हैं यहाँ? वहाँ 8 घंटे में काम करो, आप घंटे में आपको मिनिमम 16 पाउंड तो मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इतनी गारंटी है। और आपको 16 पाउंड मिलेगा। 16 पाउंड में कोई काम नहीं करते, उससे ज़्यादा ही मिलते हैं। 16 पाउंड मिलेगा तो आपको 3 बेडरूम का बहुत अच्छा घर मिलेगा, बिजली से लेकर कारपेट, सेंट्रली हीटिंग सिस्टम, आपको कार मिलेगी, आपको बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। 8 घंटे के बाद आपको छुट्टी, कोई काम नहीं करना है, सैटरडे संडे छुट्टी है आपकी। तो और क्या चाहिए लोगों को? लेकिन आपने एजुकेशन की बात की, एक आईएएस एक लेटर लिख देता है और वो लीक हो जाता है, उसके बाद बवाल हो जाता है, या हमने गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को तो बर्बाद कर दिया। सही है, बर्बाद कर दिया। देखो, आज के दिन में आपके बच्चे, लास्ट सेशन में जब बिल आया तो आपने अपने टीचर को याद किया था, वो इमोशनल स्पेस थे। अब तो वो गवर्नमेंट सिस्टम ही नहीं बचेगा तो टीचर अभी तो कई ऐसा टीचर स्टूडेंट्स का रिलेशन ही कहाँ बचेंगे प्राइवेट स्कूल में। तो दूसरी बात बताऊँ आपको, सरकार ने नीति बनाई, नई नीति आई है कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो आप उनको 3000 रुपया देंगे। अगर आपका बच्चा, वही बच्चा आप प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो 22,000 रुपया देंगे। तो सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेंगे? 22,000 रुपया लेने के लिए वहाँ जाएगा। ये उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि कोई सरकारी स्कूल में ना पढ़े, जिससे टीचर्स की भर्ती ना करनी पड़े और सरकारी स्कूल ना रहे। लेकिन एक बड़ा तबका, ये एक नया तरह का सामान तैयार होगा ना, क्योंकि जिस गवर्नमेंट कौन जाता है जो समाज के निचले तबके में है ना, तो वो तो नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगा तो वो सिस्टम में कैसे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए मैंने बार बार बीजेपी के लोगों को हाथ जोड़ के कहा कि आप अपनी सरकारी स्कूलें मजबूत करिए,
नहीं तो देश के लिए खतरनाक रिजल्ट आ सकते हैं। ये सरकार आज 20% बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, 80% बच्चे तो सरकारी स्कूल में हैं। ये देश का भविष्य है, राज्य का भविष्य है, अपने परिवार का भविष्य है, लेकिन कोई उनके लिए कोई योजनाएं, ठोस योजनाएं कोई नहीं बन रही। गुजरात में कोऑपरेटिव सेक्टर में कांग्रेस बड़ी मजबूत थी और गुजरात महाराष्ट्र देश में लगभग बेस्ट कोऑपरेटिव सेक्टर के एग्जाम्पल है। लगभग आप कोऑपरेटिव सेक्टर से साफ हो गए, उसका कारण क्या हुआ? क्योंकि यहाँ तो गांधीजम का इफेक्ट था ना। देखो, ये कोऑपरेटिव सेक्टर में कांग्रेस साफ नहीं होगी। कोऑपरेटिव सेक्टर की जो स्पिरिट थी वो साफ कर दी उन्होंने। कोऑपरेटिव सेक्टर महाराष्ट्र गुजरात में सबसे आगे बढ़ाने वाले थे हमारे एक बहुत ही दिग्गज नेता वैकुंठ मेहता। मुझे शरद पवार साहब ने ये बात बताई थी। उन्होंने कहा कि आप तो भूल गए वैकुंठ मेहता जो नवसारी के थे, लेकिन उस समय जो मुंबई स्टेट थे उनमें टावरिंग लीडर थे। आज की जितनी भी इंस्टीट्यूशन है महाराष्ट्र गुजरात की, जो बड़ी इंस्टीट्यूशन, वो उन्होंने खड़ी की है। और वो मिनिस्टर थे, उन्होंने मिनिस्ट्रीशिप छोड़ दी और समर्पित हो गए। वहाँ पार्टी की राजनीति कभी नहीं आती। आज जो वहाँ की एपेक्स बैंक है महाराष्ट्र की, उनका नाम वैकुंठ मेहता भवन है। हमारे यहाँ डॉक्टर कुरियन आए, त्रिभुवन भाई पटेल आए। त्रिभुवन भाई पटेल तो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। त्रिभुवन भाई पटेल ने जो आज आणंद में अमूल की ज़मीन है, वो अपनी जो ज़मीन थी वो डोनेशन में दे दी। और उन्होंने मैंडेट दिया कि मेरे परिवार के कोई भी बच्चों को ये इंस्टीट्यूशन में नौकरी पर नहीं मत लगाना कभी भी। और कभी नहीं आए वो बेनिफिशियरी, कभी नहीं। डॉक्टर कुरियन को चंद्रबाबू नायडू बुला रहे थे कि आप हमारे यहाँ आइए और अमूल जैसा हमारे यहाँ भी करिए। चंद्रबाबू नायडू विजनरी मुख्यमंत्री थे, मानना पड़ेगा सब लोगों को। आजकल कहीं भी हो, मेरा उससे कोई पार्टी से रिश्ता नहीं है, लेकिन कुरियन ने उसको क्या जवाब दिया कि देखो कुरियन तो 10 मिलेंगे आपको, लेकिन मैं त्रिभुवन दास पटेल कहाँ से लाऊंगा? लोगों के लीडर तो वही थे। ये जो फ्रीडम थी पार्टी से आगे उठकर, कमिटमेंट टू दी जो मेंबर्स के प्रति था कि उसका कितना कल्याण हो रहा है, तो आज ये स्पिरिट ही खत्म कर दी। मैंडेट आ गया। बहुत ही बड़ा भाजपा का लीडर जो कोऑपरेटिव्स में है, बड़े दुखी होकर बोले मेरे सामने कि अर्जुन भाई, ये मैंडेट प्रथा है ना हमारी पार्टी की, वो कोऑपरेटिव को ख़त्म कर देगी। ये 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस है कोऑपरेटिव्स का, इंडिया गुजरात का। सिर्फ वो कब्जे करने के लिए, उसकी मलाई खाने के लिए ये पाटिल जैसे लोगों ने ये मैंडेटरी सिस्टम लाई, और इसकी वजह से आज क्या हो रहा है। ये आपको कंट्रोवर्सी नहीं लगती? पंचायत इलेक्शन में आप गांधी की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ इलेक्शन नहीं हो, उसको गवर्नमेंट अलग से ग्रांट देती है, जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो, सिंगल कैंडिडेट इलेक्टेड हो जाए। और कोऑपरेटिव जो नॉन इलेक्टेड था, वहाँ आप मैंडेट लाते हैं। सही है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी मलाई है, यहाँ बहुत बड़ी मलाई है, और मलाई के लिए हो रहा है। पहले के आप जो त्रिभुवन दास पटेल से लेकर मोतीभाई चौधरी, गलबाभाई पटेल, आज कहाँ है मुझे बताया तो सही। डॉक्टर कुरियन, वल्लभ भाई पटेल, ये जो स्पिरिट वाले थे, कोऑपरेटिव्स में कभी राजनीति नहीं होती थी। वहाँ तो जो सभासद हैं, सभासद की पसंद क्या है? हो सकता था कि 1-2 लोग बीजेपी के समर्थन वाले या नॉन कांग्रेसमैन भी आ जाते थे, नॉन पॉलिटिकल लोग भी आ जाते थे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करते थे। आज तो पूरा सिस्टम कब्जे ले लिया। और कितने हद तक भ्रष्टाचार होता है, कब तक चलाओगे? ये तो ख़त्म होना ही एक दिन। इतना भ्रष्टाचार में कभी नहीं चल सकता। ठीक है, आज बहुत बड़ा व्यापार है, अमूल का बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, लेकिन वहाँ क्या चलता है देखिए तो सही।
हम उसके बाद ज़्यादा नहीं बोलते। राम सिंह भाई आपके ही तो एमएलए थे, गए ये हमारे थे, लेकिन अमूल के लिए ही गए ना, पूरे अंत में पार्टी पॉलिटिक्स में तो कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स। सही बात है, जो ज़्यादातर लोग गए वो अपनी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन बचाने के लिए गए। बहुत सारे लोग गए आज के दिन में, और जो सामने पड़े तो विपुल चौधरी जैसा हाल कर दिया सब लोगों को। तो ये बहुत गलत बात है, और ये इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा देश को, राज्य को, जनता को भी। गुजरात का जो सिविल सोसाइटी था वो हमेशा अपोजिशन से ज़्यादा एक्टिव था। नौ-निर्माण आंदोलन के पहले से तमाम देखिए सिविल सोसाइटी ने ही फाइट की थी। अभी पिछले कुछ सालों में वो सिविल सोसाइटी साइलेंट होता जा रहा है। नहीं, ये क्या है सिविल सोसाइटी, ये गुजरात की बात नहीं है, पूरे देश में उनकी स्पेस खत्म कर रहे हैं। उसमें दो ही है, या हमारे साथ आओ या सामने जाओ। आप मेरे साथ नहीं है तो क्या कांग्रेस में हो या आप देशद्रोही हो। देशद्रोही बनने के बावजूद वो घर बैठ जाएगा। ये जो आज सिविल सोसाइटी का हालत सभी जगह ऐसे कर रहा है। देखो, आप हवाला से जितना पैसा लाना है ला सकते हो देश में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 आवर्स में आ जाता है हवाला पे पैसा। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करना है आपको तो आपको जितना भी है रेड कारपेट है आपके लिए। लेकिन आपको स्कूल चलाने के लिए या हॉस्पिटल करने के लिए या गरीबों को मदद करने के लिए आप एनजीओ चलाते हो, और आपके कोई रिश्तेदार विदेश में से आपको डोनेशन देना चाहते हैं, वो आप नहीं ले सकते। ये इसलिए कि ये स्पेस उनको ख़त्म करनी है। लेकिन आप तो प्रबंधक के हैं, लीडर कांग्रेस छोड़ जाइए, अपन भूल जाते हैं कि आप कांग्रेस के लीडर हैं। इनके खिलाफ कुछ तो लड़ना होगा ना, कहीं तो सड़क कर लड़ते हैं आज के दिन में, कहा नहीं लड़ते। पब्लिक प्रोटेस्ट क्यों खत्म हो गए? कांग्रेस का मूवमेंट देखिए, 50 आदमी प्रोटेस्ट में होते हैं, 450-500 की डीसीसी होती है। नहीं, ये लड़ाई तो डिस्ट्रिक्ट की देख लीजिए। देखो, ये जब तक ये जनता है, जनता में भी हताशा है, तो हताशा का प्रभाव कांग्रेस पर भी थोड़ा सा पड़ता है। लेकिन लीडर का काम ही हताशा छोड़ना है ना, गांधी ने वही तो किया था चंपारण से। नहीं, यही करेंगे, यही करते रहेंगे, और ये उसका जवाब कांग्रेस के सिवा कोई नहीं है। एक ही स्पेस बची है देश में, और वो कांग्रेस है, और वो जवाब देंगे हम। आप कितने लंबी लड़ाई के लिए तैयार है? लंबी लड़ाई तो बहुत सारी हो गई यार, कितने साल हो गया, अभी जहाँ तक है लड़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट कब आती है? ये मुझे मालूम नहीं है, मेरा उसमें रोल नहीं है। कैंडिडेट सिलेक्शन में आपकी भूमिका नहीं है? नहीं, मेरा जो काम था मैंने कर दिया है, बाकी वो नेतृत्व को तय करना है। गुजरात के इलेक्शन से क्या सीखा आपने? गुजरात के इलेक्शन से सीखा तो बहुत सारा सीखा है, और ये लर्निंग प्रोसेस आज तक चलती रहती है। सीखा ये है कि जो आप अपनी आइडियोलॉजी बिना पावर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपके आइडिया है इम्प्लीमेंट करना है तो आपको पावर में आना है, और उसके लिए डेडिकेटेड लोगों की टीम होनी चाहिए, डेडिकेटेड लीडर्स की टीम होनी चाहिए, हर क्षेत्र में होनी चाहिए। एक तबके को साथ में लेकर आप चुनाव जीत नहीं सकते, बहुत सारे पहलू है वो करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि ये जो अगला भविष्य है वो परिवर्तन का ही होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 गुजरात से शुरू होने की संभावना है, ये कोई बूस्टिंग देगा? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा तो चलती रहेगी, अभी भी चलती है चारों ओर, ये फॉलो प्रोग्राम होते रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा बंद कभी नहीं होगी, ये चालू ही रहेगी। तो आपने देखा, आपको अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीटेट करने के लिए पावर में आना होगा, और अर्जुन भाई को ये उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पावर में आएगी। भोपाल पसंद आया आपको?
नहीं, मुझे तो पूरा देश पसंद है, भोपाल तो बहुत पसंद आया। एक नए स्टेट में जाते हैं, वहाँ के लोग तो यहाँ बहुत सारे इंचार्ज बने ना, कमलनाथ से लेके आज आप उनके इंचार्ज बने, तो वो पावर शेयरिंग तो होती है ना। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा प्रदेश है। देखो, एक पहले जमाना जा था, वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये उसको बीमारू स्टेट कहते थे। लेकिन राजस्थान उनमें से बहुत आगे निकल चुका। अभी छत्तीसगढ़ उसके रास्ते पे चल रहा है। उसके बाद बारी है बिहार, उसके बाद बारी है मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की। मैं मानता हूं कि यहाँ सत्ता परिवर्तन होगा और हम मध्य प्रदेश को, जो प्रोग्रेसिव स्टेट है, उसकी लाइन में बहुत ही चंद सालों में रख पाएंगे। मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट से हटे, देश का है स्टेट हटे, ये टैग जो है ना, ये बड़ा खराब टैग है। इस उम्मीद के साथ आपने एनजीएन से बात की। शुक्रिया। थैंक यू भैया, थैंक यू।